एक दरभंगा का रहने वाला दरोगा जो कि अशरफुल हक गिरफ्तार हो चुका है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और बात करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने एक बार फिर रेलवे को लेकर के बीजेपी को घेरा और लालू यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया है, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है। अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोनों जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और उसके नतीजे भी सामने आएंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से किए गए पोस्ट पर भी दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। राजनीति में जो है अलग अलग माहौल, अलग अलग बातें, अलग अलग सिचुएशन आते रहता है और जम्मू हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काफी मेहनत किया है और उसका रिजल्ट भी आएगा। असल लालू यादव को पहले से बेचने की आदत है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बेचा है, बहुत कुछ खरीदा है ना, इसीलिए। पीएम मोदी और रेलवे पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां पोस्ट का समर्थन किया है और रेल मंत्री पर निशाना साधा है, तो वहीं जेडीयू ने लालू प्रसाद पर स्क्रैप बेचने और लैंड फॉर जॉब को लेकर के पलटवार किया है। लालू प्रसाद जी जब केंद्र में रेल मंत्री थे तो रेल मुनाफे में था, बिना यात्रियों का किराया बढ़ाए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने यात्रियों के लिए सुख सुविधा बढ़ाई थी। देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी। आज रेल को किस हाल में पहुंचा दिया है केंद्र सरकार ने, इसी पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ट्वीट करके सरकार को आईना दिखाया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को थोड़ी ये दिखेगा कि किस तरह से केंद्र की सरकार, रेलवे मिनिस्टर हमारे देश की जो प्लेटफॉर्म है इतनी चमचमाती हुई है, नागरिकों की सुरक्षा बहुत उत्तम है, वंदे भारत एक्सप्रेस इंटायर रेलवे जो नागरिकों को सुविधा मुहैया करा रहा है वो इन्हें नहीं दिख रहा है। इनकी नजर तो वही है जो इन्होंने किया है, स्क्रैप बेचा है तो बेचने और खरीदने की ही ये बात करेंगे। अब जरा समझिए कि रेल मंत्री जो भारत सरकार के हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो रहने वाले राजस्थान के हैं, राज्यसभा सांसद उड़ीसा से हैं, रहते दिल्ली में हैं और वोट डालते हरियाणा में। तो इस प्रकार के व्यक्ति के हाथ में जब रेल होगा तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से वो अप्रवासी हैं, नीतियां भी उतनी ही जो है वो गैर जिम्मेदार होंगी और वही हो रहा है। रेलवे लगातार घाटे में जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को अगले 2 महीने के लिए काफी कठिनाई होने वाली है। उन्हें विमानन कंपनी स्पाइस जेट के मनमाने रवैये को झेलना पड़ेगा। ये कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। उन्होंने कहा है कि दरभंगा से उड़ान भरने के लिए नई एयरलाइंस कंपनी से बात की है, लेकिन समस्या ये है कि अगले 2 महीने तक नई कंपनी का हवाई स्लॉट दूसरे जगह बुक है। ऐसे में जब तक नई जहाज की खरीद नहीं हो जाती तब तक उड़ान सेवा शुरू नहीं हो सकेगी। सबसे दुख तब होता है जब ये देखते हैं कि लोगों का फेथ खत्म हो रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है। वो अच्छा सिग्नल नहीं होता है। अगर लोगों का फेथ खत्म होगा एयरपोर्ट के ऊपर कि फ्लाइट आएगी कि नहीं आएगी, तो लोग फिर दूसरे जगह शिफ्ट होने लगते हैं। वो कम से कम 2 महीना लगेगा जब उनका नया जहाज आएगा। अब जो ऑर्डर जाएगा तब वो स्लॉट करेंगे, ये मेरी बात हुई, तब वो स्लॉट करेंगे। अब मंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि वो, क्योंकि यहाँ तो मिल जाएगा टाइम, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग के लिए, मुंबई में लैंडिंग के लिए प्रेशर है उस एयरपोर्ट पर। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि उन सब एयरपोर्ट पे हम टाइम देंगे। अभी किराया सब 20,000 25,000 हो गया सर। अब तो है ही नहीं, अब तो मोनोपोली है। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने भी सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वो जिद छोड़ दें और शराबबंदी खत्म कर दें। अजीत शर्मा ने दावा किया है कि हर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और अधिकारी माफिया मिलकर पैसे का बड़ा खेल खेल रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि शराबबंदी खत्म करने से राजस्व बढ़ेगा और राज्य का विकास भी होगा। शराब होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर बिक रहा है और सरकार को नुकसान हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अपना जिद छोड़िए, क्योंकि शराब मिल रहा और पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और मिल के चलते
एक एक होम डिलीवरी हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जिद छोड़ के जो पैसे आए, अब गरीबों को, जो आज बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको पैसा आप अधिक दे सकते थे, आप उस रेवेन्यू का नुकसान कर रहे हैं। वो रेवेन्यू अगर तो बिहार का विकास कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिया है। आवास खाली किए जाने के बाद भवन निर्माण विभाग ने आवास को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हैंडओवर कर दिया। बहुत जल्द सम्राट चौधरी इस बंगले में शिफ्ट होंगे। पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास को अलविदा कह दिया है। आप देख सकते हैं ये आवास जो है वो अब तक तेजस्वी यादव के अधीन था। तेजस्वी यादव जो है इस आवास में वैसे रहते तो नहीं थे, लेकिन कार्यालय उनका इसी आवास से चलता था, 5 देश रत्न मार्ग। और यहाँ पे जो बोर्ड होती थी, जो अभी आपको खाली दिख रही है, यहाँ पे तेजस्वी यादव के नाम का बोर्ड हुआ करता था, जिसे अब यहाँ से उखाड़ लिया गया है। तेजस्वी यादव जो है इस आवास को भवन निर्माण विभाग को वापस से सुपुर्द कर दिए हैं, यानी कि लौटा दिए हैं। तेजस्वी यादव का नया ठिकाना जो है अब एक पोलो रोड होगा और वहाँ पे वर्तमान में जो है वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है वो रहा करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही विजय सिन्हा जो है अपने सरकारी आवास में चले गए। वो आवास खाली हो चुका है और अब तेजस्वी यादव को आवंटित है। तेजस्वी यादव उस आवास में कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस आवास को लेकर के कई बार राजनीति हुई, खूब राजनीति हुई। नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने कई बार सवाल जो है वो उठाए थे। और इससे पहले पिछली सरकार की अगर बात करें हम, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं थी, उससे पहले जब सरकार थी एनडी की, तब तेजस्वी यादव उस समय भी इस आवास में रहते थे। और उस दौरान जब तेजस्वी यादव ने आवास खाली किया था तो सुशील कुमार मोदी ने जो है कई सवाल उठाए थे, क्योंकि इस आवास में महंगे टाइल्स, महंगे जो चीज़ें हैं वो लगाई गई थी, बेशकीमती जो सामान हैं वो लगाए गए थे और उसको लेकर के सवाल उठे थे। हालांकि बाद में इस आवास में जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे तारकिशोर प्रसाद जो है वो रहने लगे थे। लेकिन फिर जब सरकार पलटी और सरकार जो है वो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने बनाया, तो तेजस्वी यादव को वापस उप मुख्यमंत्री का पद मिला और मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव जो है वापस से यहाँ आए और फिर वो रह रहे थे। लेकिन तो अब इस आवास में जो है वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो शिफ्ट करेंगे। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर मनीष वर्मा का बयान सामने आया है। मनीष वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी अपने लिए नहीं, बिहार के लिए मांगा है और किसी ने ऐसी मांग की है तो ये उनकी अपनी पसंद है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जहानाबाद में कार्यकर्ता समागम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। मनीष वर्मा जिंदाबाद, 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 मनीष वर्मा जिंदाबाद। कोई बात नहीं है, ये एक खास व्यक्ति ने जो भी अपना पोस्टर लगाया है, ये सब लगाया है, वो उनका मत है। पार्टी का कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ये कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है, लेकिन पार्टी का इसमें कोई समर्थन नहीं है, कोई ये नहीं। हम लोग के नेता अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम लोग के नेता पूरे बिहार वासियों के लिए चाहते हैं। बिहार जमीन सर्वे में जगह जगह से गड़बड़ी सामने आ रही है और देखिए जहानाबाद में जमीन सर्वे में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की जाति ही बदल गई। जगदीश शर्मा भूमियार से यादव बन गए। जहानाबाद के पूर्व सांसद ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने कहा है कि उनकी जाति भूमिहार है, लेकिन नई एंट्री में यादव बना दिया गया है। पूर्व सांसद की शिकायत पर सीएम सचिवालय तत्काल हरकत में आया है और राजस्व और भूमि सुधार विभाग को इसमें सुधार का निर्देश दिया है। सर्वे के अभिलेख में रैयत जगदीश शर्मा पिता स्वर्गीय कमाता शर्मा की जाति ग्वाला यानी कि यादव दर्शाया गया है, जबकि पूर्व सांसद भूमिहार जाति से आते हैं। तो सर्वे के अभिलेख में जिले के नामचीन राजनीतिक हस्ती की गलती जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इस मामले में जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा ने कहा है कि सर्वे का काम प्रारंभिक स्तर पर है, आगे चलकर सब सही हो जाएगा। स्टेज से गुजरने के बाद और फाइनल जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है उसके भी पर भी हियरिंग होती है, तो बहुत सारी प्रक्रिया है। इससे गुजरने के बाद कोई नतीजा सामने आता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में गंगा का कटाव जारी है। एक के बाद एक कर गांव के घरों को गंगा अपने आगोश में ले रही है। आज फिर एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां पर किसान
भवन देखते ही देखते नदी में समा गई। बता दें आपको, अभी तक 45 से भी ज्यादा घर गंगा में समा चुके हैं। वहीं फ्लड फाइटिंग का भी काम किया जा रहा है और बांस डाले जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। अररिया में एक बांग्लादेशी नागरिक की पहचान का मामला सामने आया। घटना रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मरंगी टोला वार्ड संख्या 11 की है, जहां पर पिछले 5 साल से एक बांग्लादेशी नागरिक अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। स्थानीय पुलिस को इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी तब मिली जब वो नगर थाने में पासपोर्ट से जुड़े हुए काम के लिए गया हुआ था। बांग्लादेशी नागरिक का नाम नवाब है। 2 बांग्लादेश में चापा जिले के निवासी हैं। 1.5 साल पहले उसकी अररिया में शादी हुई थी और उसकी 9 महीने की एक बच्ची भी है। न्यूज 18 टीम ने मरंगी बंगाली टोला जाकर के नवाब के परिजनों से बातचीत की तो कई और खुलासे हुए। अधिक जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। अररिया पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है और अभी हम जिस गांव में मौजूद हैं तस्वीर में देख सकते हैं कि यह रामपुर कोदरकट्टी का वही मरंगी टोला है, जहां पुलिस बता रही है कि एक बांग्लादेशी नागरिक बीते 5 वर्षों से यहां पर रह रहा था। लेकिन यहां के ग्रामीणों की क्या राय है, उनका क्या कहना है? हम लोग का यही कहना है कि जो हम लोग का ये पता नहीं था जो ये बांग्लादेशी है, अब बंगाल से आया है। हम लोग का एक गरीब परिवार से वो शादी करवाया वो लड़का से, और वो लड़का यहीं से रह रहा है 5-6 साल से। 5-6 साल से रह रहा है जी, 5-6 साल से रह रहा है। बाकी बात वो अपना मायके यहाँ जाने के लिए भेजा बना रहा था, पासपोर्ट बना रहा था। इसी में कुछ गलत सलत पकड़ा गया वो। जो सही जमीन होगा। आप लोगों को जानकारी थी कि वो बांग्लादेश का? नहीं, हम लोगों का जानकारी नहीं था। अच्छा, तो उसमें जो है वो वीडियो में खुद बोल रहा है कि वो बांग्लादेश का, चापा कौन जिला है वहाँ का रहने वाला। जी, अभी हम लोगों का ताल लगा, ये पकड़ा जाने के बाद हम लोगों का ताल लगा कि ये सही सचमुच। नवाब को कैसे जानते थे आप? जानी ना कोई कुछ वो इनकर बांग्लादेश के कुंड कर जानी। आप जानते नहीं थे कि बांग्लादेश का है कि कहाँ का है? ना, हर अब्बा जाने ना ऐसे याते नहीं यार, कथा कोई से कट्ठे कथा कोई तो लेसन भी है देश। अररिया एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति कर यह बयान जारी किया है कि हाँ, पुष्टि हुई है इस मामले में। इसके साक्ष्य मिले हैं कि जो नवाब है वो बांग्लादेशी नागरिक है और जो आधार कार्ड है और वोटर कार्ड जो है जो गलत तरीके से उसने बनाया था। अब ऐसे में देखना होगा कि अररिया पुलिस और जो बिहार की सरकार है ऐसे लोगों पर और इस तरीके से जो वोटर कार्ड बन रहा है इस पर क्या कार्रवाई करती है। सतीश कुमार, न्यूज 18, मरंगी टोला, अररिया। अररिया में बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, निर्वाचन विभाग प्रशासन से बड़ी चूक हुई है, जहां पर एक बीएलओ ने पैसे लेकर के इस बांग्लादेशी नागरिक का वोटर कार्ड भी बना दिया और जो भी आरोपी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जिला अधिकारी से कहा है कि आप इनका जांच करिए और जांचोपरांत इसका कार्रवाई करिए कि कौन उसका वोटर आईडी बनाया है, कौन बीएलओ है, और इसका जांच के बाद कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई हो ताकि देश का से कोई खिलवाड़ न कर सके। ऐसे कर्मचारी और पदाधिकारी को जेल के सलाखों के पीछे होना है। कटिहार से एक बड़ी खबर, नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत की खबर है। देखिए, सभी का शव बरामद किया गया है। नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। कुर्सेला थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की ये घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, देखिए, कहा जा रहा है कि 4 बच्चों की मौत हुई है डूबने से, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा हादसा है ये। समेली हॉल्ट है, उसके रेलवे ट्रैक के बगल में एक तालाब नुमा जगह है जहाँ पानी में बच्चे नहा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है।
चारों बालक स्थानीय है, फिलहाल ये बताया जा रहा है। हालांकि चारों सब बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पर दुखद घटना है, पूरे इलाके में इस घटना के बाद मातम छाया हुआ है और बाढ़ का जोन है और कई बार प्रशासनिक स्तर पर भी बच्चों को इस तरह से पानी में जाने के लिए रोका जाता है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं आते रहती है। निश्चित तौर पर प्रशासन के साथ साथ समाज के लोगों को और परिजनों को भी ऐसे मामलों को लेकर जागरूक होना चाहिए ताकि ऐसे हादसा फिर से सामने ना आए। बिल्कुल। और परिवार वालों का क्या कहना है सुब्रत इस मामले में? देखिए, अभी जो माहौल है पूरा गमगीन माहौल है और बड़ा हादसा है। एक इलाके की 4 बच्चे की अगर दर्दनाक मौत हो जाती है, आप समझ सकते हैं क्या माहौल है। इसलिए परिजन तो फिलहाल बातचीत की स्थिति में नहीं है, लेकिन लोग इसे दुखद घटना मान रहे हैं और चारों बच्चे नहाने गए थे, इस तरह की बात फिलहाल कहा जा रहा है। सभी बच्चे की उम्र लगभग 12 से 13 साल के है और ऐसे स्थिति में समाज के लिए या परिवार के लिए कितना मातम भरा पल हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए सुब्रत। नक्सलियों के खिलाफ अब और बड़े ऑपरेशंस होंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई और बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के भी अधिकारी शामिल होंगे और बिहार के डीजीपी आलोक राज मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक के दौरान नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा और साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। इस साल छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों में 193 नक्सली जो है मारे गए और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगभग विराम लग चुका है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।